हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। आज हम जो प्रैक्टिस कराएंगे 2011 क्वेश्चन पेपर की कराएंगे। 2011 में जो सीटेट का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट आया था, पर्यावरण। ठीक है, इसका मैंने जो चैप्टर है वो सारे सारे करा दिए आप, और आपके सारे सारे चैप्टर वाइज जो भी नोट्स है वो मैंने डाल दिए चैनल में। आप अपने प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं और उनको एक बार ढंग से पढ़कर फिर ये क्वेश्चंस लगाइएगा तो आपको आसानी होगी। इसमें 15 नंबर की पैडागोजी होगी और 15 नंबर का ईवीएस का जो एनसीईआरटी द्वारा अ, 1 से लेके 5 तक की जो बुक्स में है उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने डाल दिया और 15 नंबर की पैडागोजी में साथ साथ में समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, अब आप देखते रहेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, इसमें है जो गतिविधि नहीं करने की अनुमति देंगे। ठीक है, तो जब नेगेटिव वर्ड आए तो उसमें आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना लेकिन समझ के पढ़ना। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, या फिर चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। जो भी जानवर है वो कौन सा भोजन कर रहे हैं यह पता लगाना, या फिर चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। बोल दो कि जो जो जानवर आप देखना चाहते हो उनकी फोटो लेके आओ। और फिर है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ठीक है, तो इसमें सही रहेगा हमारे लिए पहला। ठीक है, पहला कैसे चलेगा, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो ये पहला इसके लिए सही रहेगा क्योंकि इसने बोला है नहीं। तो इसमें चिड़ियाघर के जानवरों के लिए खाने के लिए बहुत सारी सामग्री ले जाने का क्या मतलब है, इससे तो हमें कुछ प्राप्त होने का नहीं है बच्चों को। लेकिन जो ये बी सी डी है इनसे प्राप्त होगा। ठीक है, विभिन्न जानवरों को भोजन खाते हैं यह पता लगाना, तो इनसे पता लगेगा कि जानवर क्या क्या खाते हैं। और दूसरा, जानवर देखकर फोटो एकत्रित करना, या फिर वहां गए हैं तो जानवर देखते रहे फोटो मोबाइल से खींच ली, या फिर अपनी बुक्स जो पुरानी होंगी उनसे काट काट के बताना कि हमने ये जानवर देखे हैं। और फिर चिड़ियाघर में उन्हें चित्र बनाने के लिए, मतलब कि वो चित्र बनाएंगे तो क्रिएटिव बनेंगे। तो ये हमारे तीन तीन ऑप्शन पॉजिटिव मेथड के हिसाब से सही है, और ये हमारा क्वेश्चन था नहीं है तो हमारा पहला वाला होगा, ये चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा दूसरा है हमारा, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है। जो बीज जो अंकुरित होते हैं पौधे जब हम लगाते हैं जमीन में या फिर गमलों में, तो वो किस तरह से अंकुरित होते हैं, इसको सही से किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर हमें क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। तो इसमें पहला है, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ठीक है, और फिर है, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। या फिर है तीसरा, कक्षा के अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। चौथा है, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। देखो इसमें क्वेश्चन में कहीं नहीं तो है नहीं, तो इनमें चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो बेस्ट ऑप्शन वही होता है जो सबसे ज्यादा बच्चा जिसमें एक्टिव हो, बच्चा एक्टिव हो। ठीक है, टीचर ना। तो बच्चा किस में इन चारों में से एक्टिव होगा, अंकुरण बीज की फोटो दिखाने में, या फिर अनुकरण जो है वीडियो दिखाने में, या फिर वीडियो दिखाने में क्या एक्टिव होगा, वो शांति से देखता रहेगा। और चित्र दिखाने में भी क्या, वो भी शांति देखता रहेगा। और इसमें थोड़ा सा ये बोर्ड पर चित्र बनाते, तो बोर्ड पर जो है चित्र बनाते हुए, ये अमीरा और ये जो है थोड़ा हटा देना, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, अनुकरण के चरणों को प्रदर्शित करना सबसे बढ़िया है हमारा ए। बीज बोने अंकुरण के, बच्चों से बोलना है कि क्लास अपने स्कूल में आइए
और गमले ले लो या फिर जमीन में हर बच्चे से बोलो छोटे छोटे बीज बो दे, कोई छोटे मोटे पेड़ के, और उसके बाद उसको उसको पानी दें और बताएं कि इस तरह से आपका ये बीज अंकुरित हो रहा है। तो मोटा मोटा कोई भी बीज होगा हफ्ता या 10 दिन में अंकुरित हो जाएगा, उसमें थोड़े बहुत पत्ते वगैरह आ जाएंगे 15 दिन में, और उसके बाद उसको आप दिखा सकते हैं। तो इससे बच्चा उसमें पूरी तरह से एक्टिव रहेगा। ठीक है। तीसरा है क्वेश्चन हमारा, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, मीरा होगा यहाँ पे, मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिनमें लौह तत्व की कमी है। ठीक है, जिनमें लौह तत्व की कमी है। और मीरा जो है वो बाहर का खाना खाती है, डबल रोटी। मीरा और दिव्या के निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है? ठीक है, तो जो मीरा है वो तो बाहर का खाना खाती है, डबल रोटी वगैरह मैदा की, और इसमें लौह तत्व की। तो देखते हैं मोटापा और स्कर्वी। देखो पहला तो सही है मोटापा, स्कर्वी गलत है। स्कर्वी जो होता है वो अंधापन होता है, रात में जो दिखाई नहीं देता। इसके बाद है स्कॉर स्कॉर्पियो और एनीमिया। ठीक है, यहाँ स्कॉर्पियो नहीं, यहाँ आता स्कर्वी। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। उसके एनीमिया और रतौंधी, हाँ सॉरी, रतौंधी जो होता है वो होता है रात में ना दिखाई देने वाला, स्कर्वी नहीं। ठीक है, उसके बाद मोटापा और एनीमिया, तो हमारा क्या होगा? डी। एनीमिया जो लोह तत्व की कमी होती है, जैसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन कम है, तो वो एनीमिया के कारण होता है। और मोटापा, जो बाहर की चीजें हम मैदा वगैरह और ये समोसा वगैरह खाते हैं तो मोटापे होते हैं, तो हमारा डी सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, तो जो विभिन्न प्रकार के इस वो ईंधन है, जैसे कि हम जानते ही हैं, अपना गैस हुआ, चूल्हा, और वो जो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, लकड़ी हुई, ये जो ईंधन है जिससे, तो ये देखेंगे कि सबसे अच्छा कौन सा। तो इसमें भी आप ध्यान रखना जो जहाँ बच्चे ज्यादा एक्टिव हो। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूनों दिखाई देते हैं, दिखा सकते हैं, नमूने दिखा सकते हैं। इस लघु फिल्म दिखाने इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। चार्ट पर ईंधनों चित्र प्रदर्शित कर सकता है और बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो इसमें बताएंगे आपको कौन सा सही है। तो हमारे लिए सबसे सही है बी, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ, देखो फिल्म तो दिखा रहे हैं, पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप चर्चा करते हैं तो अलग अलग बच्चों के घर जो भी खाना वगैरह बनता है, जिस चीज पर बनता है, वो अलग अलग अपने विचार रखते हैं, जिससे हमें ज्यादा नॉलेजेबल चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इसमें बी सही है। उसके पांचवा है मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र पढ़ाने के लिए इसमें तो अभिभावक वो अभिव्यक्तात्मकता योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशा के की सापेक्ष स्थिति को समझाने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण को कुशलता, ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। इसमें तो भाई देखते ही पता लग रहा है, स्थान, दूरी और दिशाओं को जो समझ सकता है, जो स्थान के बारे में कि कौन सा स्थान किधर है और कितनी दूरी, दूरी के बारे में जानता हो, 1 किलोमीटर की कितनी दूरी होती है, या 2 किलोमीटर, या फुट, और जिसकी दिशा के बारे में जानकारी होगी वो मानचित्र आराम से कर सकता है। तो सबसे पहले हमें स्थान, दूरी और दिशाओं के बारे में बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है छठा क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों को, देखिए जब पर्यावरण की कक्षा पढ़ा रहे हो तो व्यक्तिगत जो अनुभव होते हैं उसमें लाभ क्या पहुंचाता है? यहाँ आएगा मैं, या मैं लिखा है, मैं एक मात्र आएगा। मैं को बच्चों के अनुभव संसार से जुड़े और
विमर्श में सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो इसमें आप बताइएगा क्या सबसे पहले सबसे अच्छा रहेगा व्यक्तिगत अनुभव के लिए। ठीक है, तो इसमें जो होगा हमारा पहला ही सही होगा। मैं बच्चों को अनुभव संसार से जुड़े और विमर्श में सीखने को बढ़ावा देने में। ठीक है, जो संसार से जुड़े अनुभव भी होंगे और विमर्श भी होगा, विमर्श में सीखने को मिलेगा, इसके लिए व्यक्तिगत अनुभवों का महत्व देना शिक्षा के लिए लाभ पहुंचाता है। उसके बाद है 7वां क्वेश्चन हमारा, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि उसमें कारण बताना है। पाचक रस जब अमाशय से बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। यह अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ सकता है और एंजाइम की क्रिया तेज होती है। पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होता है, जबकि बाहर से वे क्षारीय होते हैं। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें चारों में से देखना है, चारों में से जो सही है वो हमारा बी है। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा 8वां है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ सांप नहीं, यहाँ सा हो। कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए इसमें आ गया नेगेटिव वर्ड। ठीक, क्या आ गया? नहीं। तो एक बात क्लियर है, हमारा 3 सही होंगे और एक गलत होगा। बच्चों का पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं को का बोझ डालना, यही हो सकता है। बोझ तो हम डाल ही नहीं सकते। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्रकृति व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनचालक कौशलों के विकास के सहायक होते हैं। तो हमारा ए बी सी डी तो सही है और जो ए है वो हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये हम उद्देश्य हमारा नहीं है कि उसे परिभाषित परिभाषाओं को रटाएं या फिर शब्दावली बोले शब्द अर्थ याद करके लाएं, ऐसा नहीं है। उसके बाद है हमारा 9, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, भैंस की पीठ पर आपने देखा होगा बगुला बैठा होता है, तो वो क्यों होता है ये बताना है। भैंस की पीठ पर परजीवी चीज खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। नहीं, इसमें से जो है हमारा सही होगा वो होगा हमारा पहला, क्योंकि इसमें क्या है, परजीवी चीज खाता है, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो खाता है बगुला, इसकी वजह से भैंस की पीठ पर बैठता है। ठीक है, उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। जो हम पर्यावरण की क्लास होती है उसमें हम एक टिकट का नमूना दिखाते हैं, जो ट्रेन की टिकट होती है, उसका क्या कारण क्या है, क्या मतलब उसका उद्देश्य क्या है, ये वो पूछ रहा है। निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतर क्रिया करने का अवसर देता है,
साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इनमें चारों में से कौन सा है ये हमें बताना है। तो जो सबसे सही जो जवाब होगा वही लगाएंगे, वो है हमारा बी। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया, यहाँ जो लिखा है ना अंतर, यहाँ होगा अंतः, यहाँ पे दो बिंदु है, अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। ठीक है, ये वाला होगा हमारा। 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। इसमें बताना है हमें कौन सा उद्देश्य जो है वो निरूपित है। ठीक है, पर्यावरण की किताब जैसे कि हमारा ऊपर एक क्वेश्चन था वैसा ही कुछ कुछ है, लेकिन वो नेगेटिव में था और ये पॉजिटिव में है। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, ये नहीं होगा। इसमें चारों में से एक सही होगा, बाकी तीन गलत होंगे। ठीक है, और उसमें जो था उसमें नहीं लिखा था। बच्चों को इसमें विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, यही है हमारा। ठीक है, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, ये नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, ये भी नहीं है। ठीक है, हमारा बी है सही। फिर है दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें देखो सही बताना है, चार में से एक सही है, तीन गलत है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चरित उच्चारित करने का अवसर प्रदान करते हैं। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार दिया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए कक्षा कार्य और फिर यह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। कुछ नेगेटिव वर्ड है, एकमात्र, केवल, ये नहीं होते। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि चारों में से कौन सा सही है। वो हमारा है पहला, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें परिचित करने का अवसर प्रदान करता है, ना कि उनके भाई बहन और माता पिता को सबको काम पे लगा दो कि लोग काम करो, इतना सारा काम बच्चों को दे दो, या फिर इतना ऐसा काम दे दो जो बच्चों को आपने सिखाया भी नहीं और आप उसे दे रहे हैं। 13वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ठीक है, सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो अभी इसमें बताना है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोक कानून को दर्ज कर उनका विश्लेषण करने के लिए कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए या उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो हमारे जो चार ऑप्शन है इसमें से हमें एक बताना है, वो है हमारा तीसरा। तीसरा हमारा सही कैसे, बच्चों को स्वयं सिखाने के योग्य बनाने के लिए कि बच्चा स्वयं कर सके, और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा है 14, दुर्गा एक गांव में रहती है। ठीक है, और लकड़ी या गोबर के उपले का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। देखिए, जो बीमारियों के ऊपर भी है, जिसको भी सारा सारा हमने बता दिया है। तो बताना है कि एक दुर्गा नाम की लड़की है जो गांव में खाना बनाती है,
चूल्हे पर जिसमें यूज करती है वो लकड़ियों को और गोबर के उपलों को, और 3 महीने से उसे तेज खांसी है। क्या कारण हो सकता है? जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी, या उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ठीक है। और ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली नली होना चाहिए, नली में जमा हो गई होगी। जलते हुए उस उनसे उत्पादित का लाभ हुआ जो उसकी फसल नली में जमा हो गया होगा। ये कोई गलत लग रहा है? यह जलते हुए ईंधन के उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। तो हमारा क्या है इसमें? डी। उत्पादित काला धुआं। ये भी कुछ भी गलत सा लगा। ठीक है, अब सही हो गया। इसके बाद है दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? देखिए, जब दोपहर हो जाती है, जब बच्चे वगैरह लंच वगैरह कर लेते हैं या दोपहर का समय हो जाता है तो थक जाते हैं बच्चे, और आप पढ़ा रहे हैं और आपको ये क्लियर है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उसमें पढ़ाने में। तो उस कंडीशन में एक टीचर को क्या करना चाहिए? मैदान में खेलने के लिए ले जाएं, या बच्चों से कहेंगे वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, या फिर पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, या प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। अब ये पेडागोजी का सवाल है जो अक्सर लोगों के साथ होता है। तो क्या करना चाहिए इसमें? इसमें हमें क्या करना चाहिए? सी। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मैदान में खेलने के लिए हम नहीं कहेंगे क्योंकि धूप वगैरह दोपहर का टाइम है, और हम वो शिक्षा शिक्षा लेने के लिए आए हैं। आप पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं और आप उन्हें खेलने के लिए कह दें डेस्क पर सिर रख के क्या सोने के लिए आए हैं? व्याकरणों को तुरंत बंद कर देंगे तो क्या आप भी सोएंगे साथ में उनके? तो हमारा सी होगा। 16, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के शिक्षक भ्रमण शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेंगी? ठीक है, कक्षा 5 के बच्चों से आपने बोला कि हम सब के सब शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे राजस्थान में। तो आप क्या चाहते हैं उनसे कि वो क्या करें या क्या लेकर जाएं, क्या वो क्या गतिविधि करें ऐसे? तो पहला, यदि उन्होंने कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए। घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। जैसे कि आप घूमने गए और बच्चों से बोल दिया कि आप सबका सब घूम लेना, कोई प्रश्न लिख लेना और घर पे अपने माता पिता से पूछना। या फिर है बीजों के बारे में चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। या फिर कोई भी चीजें हैं उनको कोई प्रश्न मत पूछने दो और अवलोकन सिर्फ देखते रहो। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, या फिर उन्हें बस देखते रहो चुपचाप और एंजॉय करो, घूमने आए हो। या फिर शिक्षक उन्हें अध्ययन से अवलोकन कर आना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चे और शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए।
तो इसमें जो है वो सबसे सटीक जो है वो है हमारा चौथा। इसमें क्या है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, पहले तो ध्यान से देख लें, ठीक है, और टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, जो भी उनकी प्रॉब्लम है या जो भी है वो लिख ले, और बाकी बच्चों और तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए कि उसने ये देखा, उसने ये देखा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन, रीना अपने घर का पूरा नीचे दिए गए तरीके से दो कूड़ेदान में अलग करती है। जो कूड़ा है, कूड़ा होना चाहिए यहाँ पे, कूड़ा, ठीक है। तो रीना है वो अपने घर का कूड़ा दो कूड़ेदान में इकट्ठा करती है। कैसे? पहले में क्या है, केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखे पत्तियां, अखबार, ठीक है। एक डस्टबिन में तो वो ये चीज डाल रही है, और दूसरे में जेम की बोतल, कांच, जेल की बोतल, सास की बोतल, कांच जो होता है, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, न्यू प्लास्टिक के खिलौने, ये चीज डाल रही है। तो वो ऐसा क्यों कर रही है? रीना ने दो कूड़ेदान में कूड़ा निम्नलिखित आधार पर डाला है। क्या सोच के डाला है? घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, ये सोचा है, या दुर्गंध है और ये दुर्गंध रहित है, मतलब एक में बदबू आती है और एक में बदबू नहीं आती है, या अपघटित नहीं होने वाले, या पुण्य चक्रण किया जा सकता है, पुण्य चक्रण नहीं किया जा सकता। क्या सोच के डाला होगा उसने? तो इस चीज का है जवाब बताना है, वो है हमारा सी, ठीक है। अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। जो ये पहले डस्टबिन में है, केला का छिलका, सब्जी के छिलके, सूखी पत्तियां, ये अखबार वगैरह, ये क्या है, ये जब गल जाएंगे सबके सब सड़ जाएंगे तो ये खाद बना देंगे, ठीक है। क्या बना देंगे? खाद। तो ये अपघटित हो जाएंगे और ये खाद बना देंगे। और ये जो नीचे की जो बोतलें या कांच आंच, ये नहीं होती, प्लास्टिक नहीं होती अपघटित, ये सबका सब खराब है, ये रिस्टोर किया जा सकता है। ये मतलब ये आप दोबारा फैक्ट्री में जाके गलाकर प्लास्टिक को या कांच की बोतलों को दोबारा आप बना सकते हैं कोई चीज, ठीक है। और अपघटित का क्या मतलब है? जो नष्ट हो जाए अपने आप। 18 है, जिसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन आंदोलन को बल मिला। चिपको आंदोलन के बारे में पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसमें डिटेल में क्या, एक ही क्वेश्चन आता है ज्यादातर। तो जो चिपको आंदोलन था वो था सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा, ये नाम याद रख लेना, इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं। फिर है वह विटामिन, ऐसे पदार्थ है जो विटामिन जो हम खाते हैं या फिर जो विटामिन के स्रोत होते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं, इसके बारे में वो बता रहे हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है हीन तांजान्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। हमारी उपापचय बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। यह स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। यह पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सीधा ए है, ये रोगों से बचाव करते हैं जो थोड़ी मात्रा में हमें आवश्यक होते हैं। जैसे जो विटामिन होते हैं वो गोलियों के रूप में लेते हैं ना हम, और बाकी जो जो गोलियों के रूप में लेते हैं अधिकतर जानते हैं, लेकिन हमारे फल वगैरह से जो हम खाते हैं उनसे विटामिन मिलता है। तो वो हमें तभी बोलते हैं कि टाइम टाइम से फल खाया जाए, मौसमी फल जो भी मौसम में आते हैं। आगे है, यहाँ आमिर लिखा है, ग्रामीण होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें फर्श को प्रकृति रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, या खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए।
जो ग्रामीण क्षेत्रों में गोबरों से घर नहीं लीपते हैं, तो वो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सही बताना है, वो बताना है हमारा बी, कीड़ों को दूर रखने के लिए। गोबर के, गाय के गोबर से जब हम लीपते हैं तो कीड़े नहीं आते। ठीक है, उसके बाद है एक किसान दानों को एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो भूसा और जो अनाज है वो मिले हुए हैं। ठीक है, और वो अलग करना चाहिए, भूसा अलग हो जाए और दाने अलग हो जाए गेहूं के। अब ऐसा तो हो नहीं सकता एक तसले में भूसा भी भरा है उसी में दाने मिला दो, तो बहुत दिक्कत होगी। तो क्या करना चाहिए उसे, उसे करना चाहिए निष्पादन। ठीक है, फसल की कटाई तो जब फसल काटते हैं तब होती है, तो इसको तो कहते हैं हस्तचयन। हस्तचयन मतलब हाथों से चुन लो, दाने अलग कर दो, भूसा अलग कर दो, तो बहुत टाइम लगेगा। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग से क्या होता है, जो बालियां होती हैं वो थ्रेशर में डालते हैं, उससे भूसा अलग अलग भागता है और जो गेहूं होता है वो नीचे आता है। और निष्पादन, निष्पादन क्या होता है, आपने देखा होगा पंखे, बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं, और या फिर जब आंधी वगैरह या ज्यादा तेज हवा चलती, जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ पंखा लगा के उसको धीरे धीरे तसले से डाला जाता है नीचे, जो भूस होता है वो उड़ जाता है, गेहूं के दाने भारी होने के कारण नीचे गिर जाते हैं, तो उसे निष्पादन कहते हैं। तो हमारा ये होगा डी, निष्पादन। ठीक है, फिर है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए इसमें आगे नहीं, इसका क्या मतलब हुआ, हमारे एक गलत होगा, तीन सही होगा। तो इसमें क्या नहीं है, पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य जो है नहीं है। तो जब हम पढ़ेंगे उसी से पता चल जाएगा। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों के आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों के बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। तो इसमें है नहीं है। ठीक है, तो इसमें बताना हमें, इसमें से पहले ही हमारा सही है, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है, बाकी सब उद्देश्य हैं। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता को, उत्सुकता को विकसित करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना कि वो बना सकते हैं ये चीजें, और तर्कणा शक्ति का विकास करना। ठीक है, अब है एक पुरुष जिसका रक्त O है, एक रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है कितनी है, वो हमारी 50%। ठीक है, क्योंकि O भी हो सकता है या A भी हो सकता है, लेकिन अब 50-50 100 हो जाता है, तो O होने की संभावना 50% है। उसके बाद है टूटता तारा उल्का है। टूटते तारे के बारे में, जो टूटता तारा होता है उसे क्या बोलते हैं, उल्का। ठीक है, पहला है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। या फिर बोलते नहीं कि टूटता तारा भगवान जी से विश मांगो, तो वो क्या है, क्या वो, या एक समान गति से चलने वाला तारा, या एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है। ठीक है, तो इसमें बताना, इसमें क्या होता है हमारा ए, क्या होता है इसमें, उल्का जो होता है हमारे वायुमंडल में ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर के रूप में जिन्हें उल्का बोलते हैं वो घूम रहे हैं। ठीक है, और जब वो घूमते हैं, जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है हमारे पृथ्वी की, उसके दायरे में जब आते हैं वायुमंडल में, आते ही तो वो
पृथ्वी अपनी तरफ उसको खींचती है, और जब वो आती है तो बहुत रफ्तार से और इतनी तेज उसकी गति होती है जिसके कारण उसमें वो आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं टूटता तारा, और साइंस की भाषा में उल्का पिंड। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर। क्वथन होता है जो उबलता है, जिस क्वथनांक पे कोई द्रव्य उबलता है उसे क्वथन कहते हैं। और वाष्पीकरण, उबलने के बाद जो ऊपर भाप के रूप में नहीं उड़ता है, भाप जो होती है उसको कहते हैं वाष्पीकरण में अंतर। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ठीक है, तो ये तो बात सही है, जब हम कोई चीज उबालेंगे तो जलेगी और कम होगी, और वाष्पीकरण में नहीं होता। अब वाष्पीकरण में तो भी होता है लेकिन बढ़ता है। चलो आगे करते हैं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। यह है, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। यह वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। इन चारों में से हमारा कौन सा सही होगा? हमारा होगा डी। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण तो आपने देखा होगा, समुद्र वगैरह होते हैं, जो बादल नहीं होते हैं, जो बादल बनते हैं और पानी गिरता है, वो पानी कहाँ से आता है? वो समुद्र और नदियां और जो ये तालाब होते हैं, जब धूप पड़ती है तो उमस होती है गर्मियों में, तो ये पानी जो है धीरे धीरे, देखते हैं आप, और उड़ता उड़ जाता है। जब गर्मियों में बहुत तेजी से कपड़े सूखते हैं, कितने भी गीले हो आप धूप में डाल दें, सब का सब पानी सूख जाता है, तो वाष्पीकरण होता है। लेकिन क्वथन किसी भी तापमान पर नहीं होगा, वो 100 डिग्री पे पानी उबलता है, इस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद है 25वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर क्या शामिल होना चाहिए आकलन में? तो इसका जवाब देखते हैं। अर्धवार्षिक और वार्षिक में के अंत में वार्षिक परीक्षा, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आपने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ आपनी आंकने होता, आंकने। ठीक है, क्या होता? आंकने। तो हर सप्ताह उसे गृह कार्य और वो देंगे, छोटा प्राथमिक स्तर का बच्चा है। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। प्रत्येक हफ्ता औपचारिक परीक्षा और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। क्या है वो? हमारा सी। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ठीक है, उन पर हम वो नहीं करेंगे कि बार बार परीक्षा ले रहे हैं, बोझ डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 27वां है, नींबू साधारण पानी से में डूब जाता है जबकि लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। क्यों? ये कई बार आएगा, नींबू हुआ, सोई हुई, या फिर हमारा पत्ता हुआ, या पानी का जहाज हुआ, बहुत भारी होता है, कील डूब जाती है, ऐसे आएंगे। कारण बताना है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम होता है, या नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। यहाँ प्राणी नहीं, पानी होगा। ठीक है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी से के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका आंसर बताना हमें। इसका हमारा सी, नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसके घनत्व अधिक होता है नमकीन पानी का, ये याद रखना। 28वां, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नवी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होता है जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं।
कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें से बताना है आपको चारों में से क्या होगा। इसमें हमारा होगा सी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब कोई काम नहीं करते, नष्ट नहीं होते, मरते नहीं है। जब आप उनको बाहर निकाल देंगे तो वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। फिर है 29, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। ठीक है, जब रक्त जांच होता है तो उनके रक्त में, किसी मलेरिया पेशेंट के रक्त में क्या ऐसी चीज होती है कि वो कह सकते हैं कि हाँ इसे मलेरिया हुआ है। लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे या लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी जो है प्लाज्मोडियम, या रक्त में क्षतिग्रस्त युक्त कोशिकाएं, या रक्त में मच्छर के लार्वे। इनमें से क्या होता है, वो होता है हमारा बी, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम। इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन 30, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणा को नष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना क्यों। बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विषय स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और आकलन करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो ये हमारा आएगा इसका डी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो ये हमारा जो आज का क्वेश्चन पेपर 2011 का ईवीएस का था वो समाप्त हो गया है। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना अगली क्लास के लिए, तभी आपको पता लगेगा कि हमारी क्लास आ रही है। अगर आपको ये क्लास पसंद है तो आप इसको शेयर भी करना। थैंक यू।